नमस्कार। दैनिक जागरण सानिध्य के इस विशेष संस्करण में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप सबको मालूम है कि दैनिक जागरण अपनी भाषा हिंदी को लेकर एक अभियान लगातार चला रहा है। कई वर्षों से हिंदी है हम के तरह हमारा कई उपक्रम चलता है। हिंदी में शोध को बढ़ावा देने के लिए, हिंदी में नए लेखकों की पुस्तकों को प्रकाशित करवाने के लिए, हिंदी में हम बहुत विस्तार देने के लिए और हिंदी को मजबूती देने के लिए लगातार शब्दों और वाक्यों की संरचना के लिए वर्कशॉप आदि भी करते रहते हैं। हम अभिव्यक्ति का उत्सव भी मनाते हैं संवादी के रूप में लखनऊ में और पटना में। तो हिंदी है हम के साथ हमारा बहुत सारा उपक्रम आपके सामने पिछले वर्षों में आता रहा है और आप सबका, हमारे पाठकों का, हमारे दर्शकों का प्यार दैनिक जागरण के इस अभियान हिंदी है हमको मिलता रहा है। बसंत की हरियाली, बसंत का प्रेम इस वक्त हमारे आसपास छाया हुआ है। दैनिक जागरण सानिध्य भी बसंतोत्सव मना रहा है। आप हमारी वेबसाइट जागरणहिंदी.in और जागरण के फेसबुक पेज पर हमें देख सकते हैं, हमसे बातचीत कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। आज मैं बहुत एक खास कार्यक्रम, खास संस्करण लेके आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। मेरे हाथ में एक तोहफा है। ये इस तोहफे के अंदर क्या है, इसको बताने के लिए मैं एक अजीम शख्सियत को आपके सामने आमंत्रित करना चाहता हूं। हमारे साथ भारत के दुनिया भर में मशहूर उपन्यासकार चेतन भगत जी मौजूद हैं। चेतन, आपका दैनिक जागरण सानिध्य के इस विशेष संस्करण में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार अनंत जी, नमस्कार आप सब दर्शकों को, आई गेस, और पढ़ने वालों को। और बहुत ही अच्छा लगा आनंद जी, आपके पीछे इतनी सारी पुस्तकें हैं। हालांकि और भी अच्छा लगता अगर आपसे मिलते, पर कोरोना के काल में अब हमने यही इजाद किया तरीका। आजकल बुक लॉन्च भी ऐसे हो जाती है। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। चेतन जी, मेरे हाथ में एक तोहफा है जो जिसका विमोचन करना चाहते हैं। आज हम लोग बताना चाहते हैं पाठकों को कि इसमें क्या है। और मैं ले सकता हूँ तोहफा ऐसे आपके ये आभासी तोहफा आप स्वीकार कर सकते हैं, पर आपके पास भी आपकी ये किताब होगी जी। हम दोनों इस पुस्तक का विमोचन करते हैं। इस पुस्तक पहली बार दुनिया के सामने जी मेरी किताब ये चेतन भगत साहब का नवीनतम उपन्यास है, वन अरेंज्ड मैरिज। हिंदी में पहली बार दैनिक जागरण के मंच पर चेतन भगत का उपन्यास वन अरेंज्ड मर्डर, और मैरिज इसमें लिखा हुआ है लेकिन वो कटा हुआ है। वो क्यों कटा हुआ है, इसके बारे में चेतन भगत से बातचीत करेंगे। पर चेतन, आपने दैनिक जागरण के मंच को अपनी इस उपन्यास के विमोचन का अवसर दिया, इसके लिए हम दैनिक जागरण की ओर से आपका बहुत आभार प्रकट करते हैं। देखिए जी, जागरण कोई छोटी चीज नहीं है। जागरण से बड़ा हिंदी पहुंचाने वाला लोगों को हमारे देश में कोई है नहीं। और मेरा सौभाग्य है कि मेरे को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। जागरण से मेरी बुक आ रही है। ये मैं एक तस्वीर भी ले लेता हूँ, मेरे इसमें एक है। और मतलब आई थिंक जागरण शायद इंडिया का ही नहीं, कई लोगों को ये नहीं पता, शायद दुनिया का सबसे बड़े अखबारों में से है। ये सही है ना बात? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमारे 7 करोड़ से अधिक पाठक हैं और दुनिया भर में सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला अखबार है। दुनिया भर में लोगों को मैं ये बताना चाहूंगा, लोगों को लगता है इंडिया का सबसे बड़ा होगा, चलो हिंदी में, पर आप सारी भाषाएं लगा लो दुनिया की, मतलब चाइनीज भी लगा लो जो इतने लोग बोलते हैं, और इंग्लिश ऑफ कोर्स जो इतने लोग बोलते हैं, लेकिन कोई भी एक अखबार इतनी बड़ी लीडरशिप के साथ नहीं होता है। तो बहुत बहुत मुबारक आपको। और इसी वजह से जब मेरी हिंदी की बुक आई और मुझे बताया गया जागरण के साथ, तो मैंने कहा अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया मौका है। क्योंकि हिंदी बुक मेरे लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट है, हिंदी की ट्रांसलेशन, उसके बारे में हम बात भी करेंगे, जितनी की इंग्लिश की, जिसकी वजह से मैं ओरिजिनली फेमस हुआ।
लेकिन मेरा बहुत एम है कि हिंदी की पुस्तकें भी बनी रहें, हिंदी की पुस्तकें भी लोग पढ़ें। और थैंक यू, आपने हिंदी की पुस्तक को भी इतना अच्छा लॉन्च का मौका दिया। मैं पाठकों को ये बता दूं कि चेतन भगत का ये उपन्यास वन अरेंज्ड मैरिज, जो वो मैरिज को कट नाटकीय करके मर्डर। मर्डर हो गया, जो मैरिज को हाँ, कट करके मर्डर हो गया, उसकी मिस्ट्री पर बात करेंगे। लेकिन ये उपन्यास वेस्टलैंड ने प्रकाशित किया है और पाठक इसको अमेजन पर खरीद सकते हैं, अपने आसपास के बुक स्टोर पर खरीद सकते हैं। हमने लॉन्च को इसी हिसाब से प्लान योजना बनाई कि ताकि पाठकों को जानकारी मिलते ही पुस्तक भी उपलब्ध हो। तो प्रकाशक ने हमें ये बताया, वेस्टलैंड के लोगों ने, कि ये किताब पूरे देश भर में उपलब्ध है। जो हिंदी के पाठक इसको खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं। इसकी कीमत 299 रुपए है और किताब में 350 श्योर अगर आप पेज। अमेज़न वगैरह लेंगे तो आपको इस पे अच्छे डिस्काउंट भी मिल जाएँगे। और मुझे तो लगता है कि चेतन भगत के उपन्यास को पढ़ने के लिए डिस्काउंट की तरफ नहीं देखना चाहिए। आपको पढ़ने में इतना आनंद आएगा। मुझे जब परसों ये पुस्तक मिली और जब मैं इसको पढ़ना शुरू किया तो बहुत कम ऐसी पुस्तकें होती हैं जिसको आप एक वो आपको छोड़ती नहीं है, वो आपको खुद पढ़वा के ले जाती है। और चेतन भगत जी के बारे में परिचय, किसी तारुफ की जरूरत इनको नहीं है, लेकिन फिर भी मैं दैनिक जागरण के पाठकों को बताना चाहूंगा कि एक ऐसा शख्सियत, एक ऐसा व्यक्तित्व हमारे बीच है जिसने जिसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आईआईटी से ग्रेजुएशन किया, उसके बाद आईआईएम अहमदाबाद से। तो आप देखिए, आईआईटी, आईआईएम और फिर फिक्शन। हालांकि नॉन फिक्शन की भी 3 किताबें इनकी हैं, लेकिन आईआईटी, आईआईएम और फिक्शन की इस यात्रा पर भी हम चेतन से एक आध सवाल करेंगे। लेकिन मुख्यतः आज हम वन अरेंज्ड मर्डर पर ही फोकस रखेंगे। चेतन, आप दिल्ली के ही रहने वाले हैं, दिल्ली के नारायणा विहार में आपका बचपन बीता है और आपके फादर मिलिट्री बैकग्राउंड के हैं, वो सैनिक रहे, लेफ्टिनेंट कर्नल रहे। आपको ये मर्डर मिस्ट्री लिखने का आइडिया कैसे मिला? देखिए जी, वक़्त के साथ बदलना चाहिए। जब मैंने शुरुआत की अपने उपन्यास लिखने की, जो जो थ्री इडियट्स वाला था, 5 पॉइंट सम्मान या पहले, तो उसमें मैं बहुत दोस्ती की कहानियाँ, रोमांस की कहानियाँ, जैसे हाफ गर्लफ्रेंड, टू स्टेट्स, इस टाइप की मैंने किताबें लिखी और उससे मुझे लोगों को अच्छी लगी, काफ़ी लोकप्रिय भी मैं हुआ। लेकिन मुझे हमेशा, मैं लोगों को भी ये कहते रहता हूँ और खुद भी ये समझता हूँ कि हमें वक़्त के साथ बदलते रहना चाहिए, कुछ-कुछ नया देते रहना चाहिए। अभी देखिए, मेरी 9वीं किताब है और बिल्कुल। 17-18 साल से लोग मुझे पढ़ रहे हैं, तो उसमें अगर कोई फ्रेशनेस नहीं होगी, कुछ ताज़ा नहीं होगा, तो उसमें लोगों को मज़ा नहीं आएगा। तो रोमांस रखा है, दोस्ती रखी है, लेकिन मैंने कहा आजकल थोड़ा ज़माना ऐसा है कि लोगों को और बाँध के रखना किताब में ज़्यादा कठिन हो गया है। लोगों के पास फ़ोन है, लोगों के पास कंप्यूटर है, लोगों के पास टीवी, इतने ऑप्शन आ गए हैं, टीवी में वेब सीरीज़ देख लो। तो किताब की तरफ कैसे खींच के रखा जाए? तो जैसे अभी आपने भी कहा कि किताब शुरू की और फिर छोड़ने का मन नहीं करा। वो एक मर्डर मिस्ट्री में, वो एक जब ऐसी क्राइम की कहानी में ज़्यादा मतलब चांस बनता है, क्योंकि आप सिर्फ ये नहीं जानना चाहते कि लड़का-लड़की साथ में एक हुए या नहीं, आप ये जानना चाहते हैं लड़के ने लड़की को मारा था या नहीं। तो वो कहीं न कहीं आज की जो जनरेशन है, आज की जो अटेंशन स्पैन है, उस हिसाब से ऐसी बुक्स मुझे लगा ज़्यादा अच्छी चल सकती है। और ये मुझे आइडिया आया एक रियल न्यूज़ से, कि करवा चौथ में एक लेडी ने गुड़गाँव में थाली लेके ऊपर गई छत पे पूजा करने और उसको किसी ने वहाँ से धक्का दे दिया और वो मर गई। ये सच कहानी है। ये न्यूज़ में आई थी, तो मेरे दिमाग में अटक गई कि करवा चौथ जैसी जगह में ऐसे मर्डर कैसे हो सकता है? लेकिन कहानी के लिए अच्छा है, रियल लाइफ में बहुत ट्रेजेडी है। तो वहाँ से ये कहानी बनी, इसीलिए एक वन अरेंज मैरिज हो रही है। अरेंज मैरिज इंडिया में बड़ी कॉमन है, लेकिन कई बार मर्डर भी अरेंज हो जाता है। तो ये टाइटल मुझे अच्छा लगा, तो वही काट के मैरिज काट के हमने मर्डर किया। जी, और उस मैरिज पर आपने आपने वो एक पट्टी लगाई, जो पट्टी आमतौर पर पुलिस वाले लगाते हैं कि डू नॉट क्रॉस द क्राइम सीन। हाँ। तो कवर के पीछे भी बहुत एक, मैं पाठकों को ये बताना चाहता हूं कि इस कवर को देखकर ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये इसमें क्या मिल सकता है, आपको क्या विशेष आकर्षित कर सकता है। चेतन, एक और चीज आपने ऑटो पे, आपके इसका जो नायक हाँ, है नहीं, ये। क्योंकि आपने कवर कहा, थैंक यू सो मच। और क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसमें जिन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया उनका भी थोड़ा-सा बता दूँ। जस्ट एक 30 सेकंड दूँगा कि एक रचिता नाम की लड़की है जो मेरे सारे कवर बनाती है, उसके साथ मिलके मैं बनाता हूँ। और हर चीज़ में मैं लोगों को भी यही कहूँगा, कोई भी अपना काम करो, हर चीज़ पे ध्यान दो। तो हालाँकि मैं किताब लिखता हूँ, लेकिन कवर पे भी हम ध्यान देते हैं। इस बार कवर
हमने शादी के कार्ड की तरह बनाया। अगर आप फ्रेम व्रेम देखें तो ये शादी का कार्ड लगता है, और नीचे ये कलश वगैरह भी शादी वाला, और RSVP मल्होत्रा फैमिली भी हमने दिया है। तो ये जो कवर है अलग अलग दिखता है, अगर बुक शॉप में बुक पड़ी होगी कि ये शादी का कार्ड टाइप है, शादी का न्योता लगता है, तो वो। और दूसरा एक और चीज हम बता दें, अनुवाद इस किताब का सुशोभित ने किया है ओरिजिनल इंग्लिश से, जो बहुत ही यंग लड़के हैं और मेरी 5-6 किताबों का अनुवाद कर चुके हैं, तो उनको भी ये कवर अभी स्क्रीन पे आ रहा है, आप देख सकते हैं, शादी का कार्ड और सुशोभित जिन्होंने किया है। तो या थैंक यू। और आपने नोटिस किया कवर, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मुझसे रहा नहीं गया। नहीं नहीं, किताब तो पूरा एक, आप तो मार्केटिंग के आदमी हैं, किताब तो पूरा एक पैकेज होता है। ऐसा नहीं है कि आप अगर कोई चीज अगर हुक नहीं होगा, अगर वो पाठक उठाएगा ही नहीं, और उठाने के लिए तो आवश्यक है कि कवर बहुत आकर्षक होना चाहिए। और इसमें तो एक थीम भी है, इस कवर में वन अरेंज्ड मर्डर में एक थीम भी है। इसलिए मुझे ये अच्छा लगा कि इसमें सही आपने एक्सप्लेन कर दिया, जिसको दोहराने की मुझे आवश्यकता नहीं है। और लोग पाठक जब दुकान पे जाएंगे तो उठाएंगे कि अरे ये तो मर्डर और मैरिज और हाँ क्राइम सीन क्रॉस, तो कुछ कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, या कुछ तो है जिसको उपन्यासकार खोलना चाहता है। हाँ। चेतन और मेरा, आनंद जी, हाँ पूछिए जी, पूछिए, हाँ नहीं नहीं, प्लीज आप बोलिए, कंटिन्यू। आप बोलिए। नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि मुझे इस उपन्यास की भाषा ने बहुत प्रभावित किया। जैसे वो जो मैसेजेस की भाषा है ना, उसका बहुत बेहतरीन आपने उपयोग किया। जैसे वो ऑटो से जब मिलने अपनी प्रेमिका से जा रहा होता है, और जो हम्म। रास्ते में उन दोनों के बीच का आदान प्रदान, तुम मेरी लड्डू हो, तुम मेरी ये हो, तो ये जो एकदम पोस्ट मॉडर्निस्ट लैंग्वेज, जिसको उत्तर आधुनिक भाषा कहते हैं हिंदी में हम लोग, उसका उपयोग किया है आपने। तो ये खास तौर को युवाओं को ध्यान में, और मुझे लगता है कि युवा इसके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई भी करेंगे। तो क्या आपने जानबूझकर ऐसा किया, ये या आपके कथानक के हिसाब से ये भाषा आपने? नहीं नहीं, आप सही चीजें नोट कर रहे हो। देखिए, मैं पूरे भारत में ट्रैवल करता हूँ जब अपने मोटिवेशन स्पीच वगैरह करते हैं, तो फिर बेसिकली वहां पे मैंने ये देखा कि इंडिया में एक बड़ी अजीब सी चीज मैंने देखी अपने देश के बारे में। हिंदी की पिक्चरें लोग देख रहे हैं, हिंदी के गाने सुन रहे हैं, हिंदी के टीवी प्रोग्राम देख रहे हैं, लेकिन हिंदी की पुस्तकें नहीं पढ़ रहे, उसको कूल नहीं माना जा रहा है। आप मानेंगे नहीं, एक एक लड़का मुझे मिला, उसने कहा सर मैं कॉलेज में आपकी इंग्लिश की बुक लेके जाता हूँ, घर आके रात को छुप के बेड में हिंदी की पढ़ता हूँ। मैंने कहा ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये क्या बात है, अगर आपको हिंदी प्रेफर करते हो तो आप हिंदी करो। इंग्लिश, ये तो भाषाएं हैं, ये तो अलग अलग तरीका है कहानी आप तक पहुंचाने का। तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप हिंदी की पिक्चर देखने जाते हो तो शर्मा शर्मी में जाते हो। तो आए सच में, मैं मतलब ये थोड़ी माइल्डली कंट्रोवर्शियल बात है, लेकिन मुझे मेरे दिल को बहुत चोट पहुंची। और मैंने कहा कि मैं नॉर्मली हम क्या करते थे सर, कि मैं इंग्लिश की बुक निकालता था और हिंदी के हम राइट्स बेच देते थे, कोई और वो बुक निकालता था, कोई और ही कवर बनाता था, कोई और ही सब कुछ करता था। मैंने कहा ये अब से नहीं होगा, अब से मैं हिंदी की लॉन्च में भी इन्वॉल्व रहूंगा। ना सिर्फ मैं लॉन्च करूंगा बुक, लेकिन कई चीजें मैं बदलाव लाऊंगा कि जिससे क्या होगा। मैं कुछ भी नहीं हूँ हिंदी साहित्य जगत के सम्राटों के आगे, मैं इसलिए उनसे बराबरी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ गलतियां हिंदी लिटरेचर में भी हो रही हैं, जो शायद मेरे को कहने का हक है, क्योंकि मैंने इंग्लिश में काफी चेंज लाया है इंग्लिश बुक्स में। और वो ये हो रही है कि एक स्नॉबरी, एक घमंड कि ये साहित्य है, हम लोगों से ऊपर हैं, हम आम आदमी से ऊपर भाषा में बात करते हैं, उस चक्कर में वो इंडस्ट्री ही खत्म होते जा रही है। हमारी फिल्में चेंज हुई हैं, हमारे गाने चेंज हुए हैं, हमारे लिरिक्स चेंज हुए हैं, हमारी भाषाएं चेंज हुई हैं। तो वो हमें हमारी किताबों को भी बदलना पड़ेगा। उसके लिए ये सुशोभित जो है, एंड आई मस्ट से, ये पहले मेरे, इसने कई कॉलम वगैरह ट्रांसलेट किए, और मतलब ही मस्ट बी 30 नाउ, बट ही वाज 23-24 जब 23-24 साल के लड़के ने मेरी बुक्स ट्रांसलेट करनी शुरू की। मैंने उसे कहा कि बुक्स को आप ऐसे करो कि लोगों के दिमाग में चली जाए। मेरे को बच्चे कई बार, एक गोरखपुर में लड़के ने कहा था सर आपकी तो इंग्लिश भी हिंदी की तरह है, वो दिमाग पे लोड नहीं डालती। तो मैंने कहा हिंदी भी आप ऐसी लिखो दिमाग पे लोड ना आए, लोगों को समझ आनी चाहिए कहानी सरल तरीके से। और कुछ चीजें, जैसे अब आप टाइटल ही देख लीजिए, हमने इसका टाइटल इंग्लिश वाला ये रखा है क्योंकि वो एक इजी है, वन अरेंज मर्डर, सब समझते हैं, अब एक आई डोंट नो, वन अरेंज मर्डर को अब आप एक समथिंग समथिंग, एक बनाया गया खून या कुछ, वो बात नहीं बनेगी। तो वो हमने रखा है, सबको समझ आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
इवन मैं आपको एक और चीज कहूंगा, ये बड़ी दुख की बात है कि जब हिंदी की किताबें छपती थी उसकी क्वालिटी इतनी बढ़िया नहीं होती थी, वो रेलवे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे उपन्यास के टाइप में छपती थी, तो एक हिंदी बुक्स की इमेज ही डाउन हो गई। मैंने कहा वो बिल्कुल नहीं होगा, जो कवर मेरी इंग्लिश बुक का है वही इसका होगा। मतलब ना सिर्फ डिजाइन, बट जो क्वालिटी है, जो कागज है, जो प्रिंटिंग की इंक है, एक एक चीज उतनी बढ़िया क्वालिटी की ही होगी जो इंग्लिश की बुक की होती है। अगर जरा भी हमने हिंदी को 1% भी लोअर बनाया तो वो फेयर नहीं होगा। तो उसके लिए ये सब मैंने कदम उठाए हैं और मैं बहुत खुश हूं कि आपने ये चीज नोट की, क्योंकि हम सालों से इन चीज पे मेहनत कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि देश का हर बच्चा बड़े मतलब बिना कोई जजमेंट के बड़े प्राउड से हिंदी की किताब उठाए और पढ़े और इंजॉय भी करे, यू नो। सो दैट इज द एम। शायद मैं वही बदलाव हिंदी में ला पाऊंगा। मैं हिंदी साहित्य जगत का कोई सम्राट या कुछ तो नहीं हूँ, लेकिन शायद मैं कुछ सिखा के जाऊं यहाँ पे। चेतन, आपने एक बात बहुत अच्छी बोली कि हिंदी कूल नहीं है। करेक्ट। जो जो अब इसको आप जो हिंदी में बोलो, लेकिन हिंदी कूल नहीं है को हिंदी में बोलिए, अब देखिए वो बोल एग्जैक्टली, सकते हैं ना। मैं यही कह रहा हूं कि हमारे हमारे जो अब हिंदी ठंडी नहीं है तो हम नहीं बोल सकते। हिंदी में नहीं। बहुत सारे शब्दों को हिंदी हिंदी देखिए, हिंदी एकदम गंगा की तरह है। बाहर से शब्दों को लेने में उसे कोई परहेज नहीं होता, लेकिन गंगा के नाम पर भी कुछ लोग राजनीति करते हैं और हिंदी के नाम पर भी कुछ लोग राजनीति करते हैं। हमें तो हिंदी को गंगा के समान अविरल बहने देना चाहिए। बहुत कंकड़ पत्थर झार झंकार सब आते हैं, लेकिन गंगा सबको अपने साथ लेते हुए चलती है, और जब बंगाल की खाड़ी में पहुंचती है तब भी उसका जल उतना ही स्वच्छ रहता है। उसको तो हिंदी वैसी ही है मुझे लगता है। लेकिन आपने ठीक कहा, हिंदी को मैं हमारे साथ भी कई ऐसे मित्र रहते हैं जो आपकी किताब हाथ में लेते हैं तो वो स्टेटस सिंबल हो जाता था इंग्लिश की किताबें कि मैं चेतन भगत को पढ़ता हूं। लेकिन अब मैं ये बदलाव लक्षित कर सकता हूं आज के युवाओं में, क्योंकि सचमुच इस किताब का जो प्रोडक्शन है इसके लिए हमारे जो पब्लिशर हैं उनको बधाई देता हूं मैं। बहुत ही अच्छा छापा है इन्होंने। और सारे कागज और बाइंडिंग, पहले तो इस तरह किताबें उपन्यास ऐसे आते थे, बाइंडिंग ऐसी होती थी कि इसके पन्ने पन्ने निकल जाते थे, वो कहते थे कि लिखो फेंको जैसा है उपन्यास की, एक बार पढ़ लो समाप्त हो गया। लेकिन चेतन भगत का उपन्यास प्रोडक्शन के स्तर पर नहीं, कंटेंट के स्तर पर भी आप अपने बुक शेल्फ में रख सकते हैं। आपको बहुत सारा इसमें पढ़ने को रोचक चीजें मिलेंगी। और मुझे तो इस जब मैंने पढ़ा तो मुझे इस वक्त के युवाओं की मानसिकता से भी मेरा परिचय हुआ कि किस तरह वो बात करते हैं, किस तरह वो सोचते हैं, किस तरह रहते हैं। इनफैक्ट जब वो कपड़े अलमारियों में ठूस देते, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते, तो बड़ी सूक्ष्मता के साथ आपने इस सब का विवरण दिया है। थैंक यू। क्या आप चेतन, एक सवाल मेरे मन में है कि जब ये कहानी दिल्ली के इर्द गिर्द चलती है और वो जीके से होती हुई पूरा पूरा उपन्यास का जो लोकेल है वो दिल्ली है, तो इसमें चेतन भगत कहाँ है और कितना है? चेतन मगर हर मेरी रहता ही है। जैसे दो इसके मेन किरदार हैं जो डिटेक्टिव हैं। बेसिकली एक केशव है जो बहुत लॉजिकल है, जो बहुत समझ के चलता है, जो सोचता है कि सारे एंगल बिजनेस लाइक है एक तरह से। वो भी मैं हूँ और उसी तरीके से मैंने अपना काम करा है और शायद उसी तरीके से अपनी ब्रांड बनाई है। और जो उसका मित्र है सौरभ, वो खाता रहता है, मोटा है, वो भी मैं हूँ। वो भी मेरे को दिल्ली में आप खाने की इतनी चीजें हैं। कई लोगों ने मेरे को कहा है किताब पढ़ के कि सर हमें किताब पढ़ के भूख लग जाती है आपकी, इतने आइटम है खाने के इस किताब में, हर सीन में खाना है और दिल्ली की फेमस डिशेज हैं। तो मैं चाहता हूँ कि लोग जब बुक पढ़े तो उन्हें एक यू नो आपके अंदर एक इमोशन जागना चाहिए, एक भावनाएं जागनी चाहिए, प्यार की, दोस्ती की, पर एक अच्छे खाने की, स्वाद की, तो उसका भी एक अलग मजा आता है ना। तो वो सब मेरे, अगर मैं दिल्ली का ना होता तो शायद मैं वो ना कर पाता। तो एक तरह से वो मेरा ही हिस्सा यहाँ पे आ रहा है। और बहुत छोटी छोटी चीजें जो दिल्ली वालों की हैं उसको आपने कथानक का विषय बना दिया। जैसे कहीं कोई प्रदर्शन हो रहा है तो लोग मेट्रो में चढ़ जाते हैं और अपने नियत जगह पे पहुंच जाते हैं, तो आप राना और उसका जो संवाद लिखते हैं उसमें बताते हैं आप कि यार मेट्रो में चढ़ गया, उसकी वजह से मैं मीटिंग में सही टाइम पे पहुंच पाया। तो और चेतन कमाल की को बात है जो आज आज बुक में मैंने, बुक तो ऑब्वियसली सर मैंने पिछले साल लिखी थी, एक्चुअली पिछले भी नहीं, 19 में लिखी थी। 20 में हम रिलीज नहीं कर पाए क्योंकि लॉकडाउन करके, अभी आई जी है।
और इसमें हम फार्मर प्रोटेस्ट ही है। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं कहना नहीं चाहता था और अभी क्योंकि हो भी मैं रहा है, तो बताइए बिल्कुल लेटेस्ट में। राजनीति हम चेतन, आपसे थोड़ा मैं इस किताब से अलग हटके भी एक आध दो सवाल पूछने की अनुमति चाहता हूं। और कई हाँ बार ये प्रश्न आपसे पूछा गया होगा, लेकिन दैनिक जागरण सानिध्य के मंच पर आप पहली बार आए हैं, तो मुझे लगा कि आपसे ये प्रश्न जरूर अपने पाठकों को सुनवाऊं आपके मुंह से उत्तर। ये लोग कहते हैं कि साहित्य का एक कीड़ा होता है जो किसी हम्म को अगर काट लेता है तो वो फिर उससे मुक्त नहीं हो सकता। मतलब साहित्य और प्रेम, चूंकि वसंत की बात कर रहे हैं हम, तो साहित्य का कीड़ा और प्रेम का कीड़ा दोनों जिसको काट लेता है वो मुक्त नहीं हो पाता। एक बहुत बड़ा ब्राइट करियर, आईआईटी हम्म। आईआईएम का कॉम्बिनेशन, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का बहुत बहुत अच्छी नौकरी छोड़कर आप ये साहित्य का कीड़ा कैसे काट लिया आपको? कुछ चीजें होती हैं जो आई थिंक, हालांकि मैंने कहा मैं बहुत लॉजिकल हूँ और बहुत सोच के दिमाग लगा के हर डिसीजन लेता हूँ लाइफ में, लेकिन कुछ चीजें मेरे को लगता है हम इंसानों को लॉजिक से नहीं करनी चाहिए, कुछ चीजें दिल से करनी चाहिए। जैसे आप मुझसे पूछते हो सर, मैं आपसे पूछता हूँ आज के माहौल से आप कैसे जर्नलिस्ट बने हुए हो? आपको कभी कोई किसी ने पूछा नहीं होगा शायद, पर कितना मुश्किल हो गया अभी। एक यू नो हर एक तो हर जगह से गालियां पड़ती हैं। नेता आपसे दुखी हैं, वो नेता तो मैं और उस पब्लिक दिन भी गालियां। हैरान हो गया जब बजट बजट के दिन हाँ, आपने ट्विटर बायो लगाया कि भैया मैं इन्वेस्टमेंट बैंकर भी रह चुका हूं। मतलब ये क्यों बताना पड़ता है लोगों को आज के माहौल में? क्यों नहीं आप अपने आइकन्स को, मैं आई कंसीडर द राइटर एज एन आइकन, तो आप अपने आइकन्स की को भी नहीं फॉलो कर सकते? ये हमारे समाज को क्या होता जा रहा है? आई थिंक कहीं ना कहीं एक फ्रस्ट्रेशन है, कहीं ना कहीं दिशाहीनता है। अ, और एक यूथ कहीं ना कहीं यूथ अपने फोन के डेटा पैकेज में उलझ गया है। आप लोगों को लगेगा मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं एक राइटर हूँ, मैं सिर्फ बुक्स नहीं लिखता हूँ, मैंने फिल्मों का भी काम किया है, टीवी का भी काम किया है, बहुत सारे काम किए हैं, तो मेरे को सारे मीडियम पसंद है। लेकिन किताबों को ना पढ़ना, स्पेशली यंग एज में, जब आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो रही है, और सिर्फ अपने फोन में उलझे रहना क्योंकि डेटा सस्ता हो गया है और 20 GB डेटा हो गया, तो सारा दिन वीडियो देखते रहना, सिर्फ दिशाहीनता तो आएगी। आपको क्या पता लगेगा कि आप कौन हो? आपको क्या पता लगेगा आप लाइफ में क्या करना चाहते हो? अगर कोई सोशल मीडिया पे सेलिब्रिटी को या कोई पत्रकार को गालियां दे रहा है, तो मुझे तो ये नहीं लगता, मेरे को बुरा नहीं लगता। अब मुझे उसके लिए बुरा लगता है कि यार इसके जीवन में मतलब बस यही बचा है। इसके माँ जब ये पैदा हुआ होगा, जिसने आपको गाली दी है, इसके माँ बाप ने बोला होगा कि हाँ हमारा बच्चा बड़ा होके एक दिन ट्रोल बनेगा, इंटरनेट पे लोगों को गालियां देगा। इससे मुझे ये दिख रहा है कि कोई भी सफल आदमी ये काम नहीं करता है। कोई भी जिसकी लाइफ अच्छी बनी हुई है वो ये काम नहीं करता है। तो आई थिंक आप किताबें नहीं पढ़ोगे, आप अपनी लाइफ को, आप अपने वीडियो देखोगे और फिटनेस पे ध्यान नहीं दोगे और अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दोगे, तो फिर ये बढ़ता ही जाएगा। और जो बच्चे बदल जाएंगे, जो बच्चे समझ जाएंगे कि यार देखो घर पे चीनी पड़ी हुई है आपके किचन में ना, हो सकता है 2-3 किलो चीनी पड़ी हो आपके किचन में, आप जाके फांकते तो नहीं रहते सारा टाइम। तो अगर डेटा फ्री है या सस्ता है बहुत, और आपके फोन में कंटेंट पड़ा हुआ है, वीडियो पड़े हुए हैं, तो क्या आप सारा टाइम वही करते रहोगे? आपके घर में टीवी भी है, आप आई एम श्योर महीने का टाटा स्काई लगवाया हुआ है, अनलिमिटेड ही होता है वो, तो क्या सारा टाइम देखते रहते? तो लोग क्यों ये करते रहते हैं मुझे समझ नहीं आता। अपने फ्यूचर के कॉस्ट पे हमेशा वेल रेड पर्सन बोला जाता है दोस्तों, ये नहीं बोला जाता वेल टीवी वॉच पर्सन या वेल वीडियो वॉच पर्सन। तो कहीं ना कहीं ये दिशाहीनता आ रही है और लोगों को समझ नहीं आ रहा है। और माँ बाप भी तो नहीं, माँ बाप भी बेचारे बच्चों को कब तक सिखा सकते हैं, 18 साल के बाद तो नहीं बोल सकते। और माँ बाप खुद अपने वीडियोस में उलझे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे समाज को ये समझना पड़ेगा कि जो किताबें हैं, जो बड़े सोच विचार से चीज करनी है, वो ज्यादा जरूरी है लाइफ में। जस्ट बिकॉज कंटेंट चमकता धमकता आ गया, सारा टाइम नहीं देखते रहना है, क्योंकि आप दिशाहीन हो जाओगे और वो उसके नजारे सामने आ भी रहे हैं। चेतन, वापस किताब पे लौटते हैं आपकी। मैं एक सवाल मेरे दिमाग
मेरे मन में और उठ रहा है कि आपने बहुत ही शानदार रोमांटिक उपन्यास लिखे हैं और अब ये शानदार थ्रिलर लिख दिया आपने। तो अगर मैं ये कहूं कि चेतन भगत को क्या चुनौती का सामना करना पड़ा, क्योंकि इसमें भी रोमांस है, जैसे शुरू होता है या जब सौरभ सीढ़ियां चढ़ के वो उनके मकान में पहुंचता है तो वो गाना गाते हुए पहुंचता है अपनी प्रेमिका तक जाने के लिए, और जैसे ही वहां पहुंच के वो आवाज लगाता है, बहुत ही ऐसा आपने लिखा है जैसे जैसे मुझे तो ये लगा, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है पाठकों के सामने, कि ये उपन्यास दरअसल कथा से ज्यादा एक सीन से दूसरे सीन में चलता रहता है। आपके हाँ, सामने एक वैसे ही लिखता है। चलचित्र आपके सामने एक चलचित्र जैसा कुछ चलता रहता है, तभी चेतन की कहानियां या इनके उपन्यास निर्माताओं को, फिल्मी निर्माताओं को पसंद भी आते हैं बहुत, और कई बार तो विवाद भी हो जाते हैं। जब मैं टेलीविजन में काम करता था तब चेतन के उपन्यास मुझे पर याद है विवाद सर। हुआ। हाँ, मुझे याद है आपको, आई रिमेम्बर यू फ्रॉम द। तो उस समय हमने वो किया भी था। तो क्या चैलेंजेस क्या है चेतन, रोमांटिक नॉवेल लिखना और ये थ्रिलर लिखने में क्या चुनौतियां हैं एक लेखक के तौर एक्चुअली बिल्कुल ही अलग है। उसका एक प्लानिंग प्रोसेस बिल्कुल अलग है, क्योंकि जब एक रोमांटिक स्टोरी लिखते हैं तो लेखक सिर्फ वो पढ़ते हैं, लेकिन जब आप एक मर्डर मिस्ट्री या ऐसे क्राइम का नॉवल लिखते हैं तो जो भी पढ़ रहा है वो भी केस सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। पर? बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ा फर्क आ जाता है। आप नॉर्मली लव स्टोरी पढ़ते हो, आप इंजॉय करते हो, पर इसमें यह है कि 30-40 पन्ने बाद सब गेस करें, अच्छा मेरे को लगता है इसने किया होगा, मेरे को लगता है इसने किया होगा, मेरे को लगता है उसने किया होगा। तो वो टेंशन बनाए रखना, और जब एंड में आपको पता लगता है किसने किया है, उसमें एक ट्विस्ट लाना, और वो ट्विस्ट ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एकदम बेहिसाब कि ये तो कुछ भी हो गया। वो लगना चाहिए, अरे बस रीडर को एंड में ये लगना चाहिए, अरे ये कैसे हो गया, और ये भी लगना चाहिए मैं 10% ज्यादा ध्यान देता ना तो मैं भी कर लेता बस। तो ऐसी वो टेंशन बना के रखने का अलग ही है, उसके लिए मुझे काफ़ी बुक्स पढ़नी पड़ी। कम से कम मैंने 100 थ्रिलर्स पढ़ी। कम से कम मैंने उसके पढ़ने के बारे में काफ़ी देखा कि कैसे लोग प्लान करते हैं। उसमें प्लानिंग ज़्यादा लगती है। लव स्टोरी में आप थोड़ा लिखते चले जाओ और चलते-चलते कहानी बन जाती है। इसमें आई थिंक बहुत मुश्किल है वो करना, क्योंकि आपको एक तरह से एकदम टाइट रहनी चाहिए ये। और जो चलचित्र वाली फीलिंग है, वो देने के लिए मैं सीन्स में लिखता हूँ। और ये चलचित्र आपका दिमाग चला रहा है। आपकी अपनी क्रिएटिविटी में आप पिक्चर देख रहे हो। हमने तो सिर्फ शब्द लिखे हुए हैं वहाँ पे। तो आई थिंक उसका एक अलग चैलेंज रहता है। और मैंने ये रियलाइज़ किया कि मैं बहुत बड़ा लाइक थ्रिलर का एक्सपर्ट नहीं बन सकता, जैसे अगाथा क्रिस्टी है बाहर, या इवन सुरेंद्र मोहन पाठक है। मैं सुरेंद्र मोहन पाठक नहीं बन सकता, और शायद वो चेतन भगत का काम नहीं कर सकते, क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ एक लव स्टोरीज और फ्रेंडशिप में तो है ही। वो मैं नहीं छोड़ सकता। मतलब मैं प्योर सीआईडी टाइप उपन्यास नहीं लिख सकता जिसमें सिर्फ केस 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 केस। उसमें मेरी किताब में रोमांस भी होना चाहिए, दोस्ती भी होनी चाहिए, हंसी मजाक भी होना चाहिए, क्योंकि वो तो चेतन भगत की क्वालिटीज रीडर्स को पसंद भी है। बस एक एंगल और डालना है। तो एक तरह से ये आप थ्रिलर लाइट कह लीजिए, मतलब एक फन थ्रिलर कह लीजिए। फैमिली मर्डर मिस्ट्री है ये, लिटरली भी फैमिली मर्डर मिस्ट्री है, और ये फैमिली है। मतलब इसमें ऐसा नहीं होगा कई मर्डर मिस्ट्री में ऐसे जैसे खून बह रहा है, बिस्तर लाल चादरें खून से भरी हुई, वो सब नहीं होता मेरी किताबों में। मेरे से ना वो लिखा जाता है। मतलब वो मजाक मजाक में होता है कि यार अभी जरा कमरा चेक करें, या मुझे भूख लग रही है, मैं छोले भटूरे खा के आता हूँ, उस टाइप का है मेरा। या इंस्पेक्टर घर आएगा, जो इंडिया की रियलिटी है। देखिए बाहर के आप शो देखते हैं, उसमें आता है एफबीआई और आके खटखट खटखट पूरा चेकिंग चालू हो जाती है। बिल्कुल इंडिया में बिल्कुल ऐसे नहीं होता है। इंडिया में इंस्पेक्टर आएगा, अच्छा सर थोड़ा चाय ले लीजिए, थोड़े समोसे ले लीजिए, फिर वो सवाल बिल्कुल। पूछेगा। तो मेरे को लगा जब तक वो नहीं आएगा, वो चेतन भगत कर सकता है, वो औरों ने नहीं इतना करा है। जो आस-पास की चीजें हो रही है, अच्छा अच्छा आपकी बेटी है, कौन से कॉलेज में है, रिश्ता हो गया, मतलब उसका केस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इंस्पेक्टर दुनिया भर की बातें चल रही है। पर ये हमारा समाज है, ये हमारे हम लोग एक दूसरे से जुड़ जाते हैं बड़ी जल्दी, चाहे वो। और वो जो इमोशनल बॉन्ड है, कई बार वो ड्यूटी के बॉन्ड से ज्यादा बड़ा होता है। सो आई बिल्कुल। थॉट दैट विल मेक इट इंटरेस्टिंग। चेतन, एक सवाल और उसके बाद मैं अंतिम प्रश्न आपसे पूछूंगा। जैसे मुझे लगता है कि हिंदी को विस्तार देने में आपके उपन्यासों का अनुवाद ही सही बड़ी भूमिका रही है, क्योंकि उस पर फिल्में भी बन जाती हैं और पाठक, जैसा आपने कहा कि दिन में ये भी हाथ हिंदी में। में ही बनती है। जी, वही मैं कह रहा ये हूँ। नोट करने की बात है कि इंग्लिश की, बट नॉर्मली इंग्लिश उपन्यास की फिल्म इंग्लिश में ही बनती है, जैसे सूटेबल बॉय का भी बना है या व्हाइट टाइगर का बना है। पर इंग्लिश की हिंदी में मैंने हमेशा कोशिश की कि हिंदी में बने और मेन स्ट्रीम बॉलीवुड बने। तो जी, वो भी एक तरह से अनुवाद ही है, ये भी अनुवाद है। बिल्कुल बिल्कुल।
हिंदी एडेप्टेशन अगर फिल्म करती है तो वो भी तो एक किस्म का रचनात्मक अनुवाद ही है, जो निर्देशक अपनी नजर से उसको ये करता है। चेतन, एक अंतिम प्रश्न, आप भी किताब दिखा दीजिए पाठकों को तो अच्छा लगेगा सबको। तो ये चेतन भगत की नई किताब है वन अरेंज्ड मर्डर, जिसे वेस्टलैंड पब्लिकेशन ने प्रकाशित किया है और आज जागरण पर इसका विमोचन हुआ है, बाजार में उपलब्ध है ये पुस्तक। चेतन, आखिरी प्रश्न, पाठक जी, आपकी इस किताब को क्यों पढ़ें? क्योंकि अगर वो जैसा कि अब आनंद जी को पसंद आ गई है तो फिर मतलब कुछ और बाकी रह गया है क्या वैसे कहना। पर आई थिंक अगर आप एक सरल भाषा में अच्छी किताब पढ़ना चाहते हैं, जिससे आपको एक आपके मन में क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आप एन्जॉय करेंगे एक अलग तरीके से। वीडियो तो बहुत देखते हो दोस्त, एक बार किताब पढ़ के एन्जॉय करो, और ऐसी किताब जो बड़ी आसान है पढ़ना और उसमें मज़ा भी आएगा, तो व्हाई नॉट? चलिए, चेतन भगत ने अपनी बात कही, लेकिन मैं अपनी बात ये बताता हूं कि इस किताब को इसलिए पढ़ा जाना चाहिए कि इस किताब में आगे क्या, अब क्या, आगे क्या होगा, ये तत्व तो बहुत प्रमुखता के साथ है। और हिंदी के बहुत बड़े आलोचक नामवर सिंह कहा करते थे कि जो उपन्यास जिज्ञासा जगाता है, या कहानी और कविता में वो यही फर्क बताते थे कि उपन्यास अगर आगे क्या, आगे क्या, मतलब उपन्यास प्रगतिशीलता का नाम है, वो आगे ले जाता है पाठक को, और कविता पीछे ले जाती है, क्योंकि जो पंक्ति अच्छी लगती है पाठक कहता है इरशाद इरशाद, एक बार फिर से सुनाइए। तो कविता पीछे ले जाती है, लेकिन चेतन भगत का ये उपन्यास आपको लगातार आगे ले जाएगा। वेस्टलैंड से प्रकाशित हुआ है, आप सब पढ़िए। चेतन भगत जी, आपने दैनिक जागरण के लिए समय निकाला, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और भविष्य में भी हम जागरण के मंच पर आपके साथ वार्तालाप करते रहेंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सो मच।